ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 18 आज 19 है हमारा। और आज से हम स्टार्ट करेंगे बीजेटी। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ये सेकंड डिवाइस है ऐसा जिसको डिस्कस किया जाता है। मतलब डायोड के जो अम्ब्रेला है उसमें से निकल के ये बाईपोल यूनी जंक्शन से बाई जंक्शनल डिवाइसेस की तरफ हम आ रहे हैं। यानी ऐसे डिवाइसेस जिसके अंदर जंक्शन एक से ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। कैमरा मैं ऑन कर लेता हूँ अपना। और या ठीक है जी, लेक्चर 19 है, शीट 1 है। बीजेटी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में क्या था? पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, और बीच में ये जंक्शन होता था अमूमन न्यूट्रल चार्ज होता था। ठीक है जी, ये माइनस, ये प्लस चार्जेस। ठीक है जी। अब इसकी वजह से फायदा क्या होता था कि या तो ये एज अ क्लोज स्विच बिहेव करता था आइडियली, या फिर ओपन स्विच बिहेव करता था आइडियली। ठीक है जी, यानी कि ये फॉरवर्ड बाइस थी और ये रिवर्स बाइस थी। ठीक है जी, तो हम इसे क्या कहते थे? हम यूनि डायरेक्शनल स्विच। लेकिन अभी भी इसके अंदर सिर्फ ऑन ऑफ की हद तक आपका कंट्रोल था। डायोड के अंदर ऑन ऑफ की यानी कि हद तक कंट्रोल है कि करंट जा सकता है या करंट नहीं जा सकता। अगर करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो थियोरेटिकली 0.7 वोल्ट के ड्रॉप के साथ वो फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर फॉरवर्ड बाइस नहीं है तो विदाउट एनी वोल्टेज ड्रॉप, जो मैक्सिमम सोर्स वोल्टेज है, जो वोल्टेज अवेलेबल है, उसके होते हुए थियोरेटिकली कोई करंट पास नहीं होता। ठीक है जी, वो अलग बात है कि लीकेज करंट हो सकता है, जीरो डायोड के अंदर ब्रेकडाउन वोल्टेज हो सकते हैं, ये सब चीज़ अपनी जगह, लेकिन आइडियली ये सिचुएशन थी। अब इसके बीच की कोई कंडीशन हमारे पास यानी नहीं थी, यानी कि SWITC स्विच ओपन, स्विच क्लोज, इसकी बीच में नहीं थी सेमी ओपन। ठीक है जी। ठीक है जी, करंट जा रहा है या करंट नहीं जा रहा है, ऐसी कोई कंडीशन इसमें नहीं थी। अब इसके साथ साथ क्या किया गया कि, और हमने बड़ा वैसे ही बना लिया, पी एन जंक्शन के साथ एक पी और ऐड कर दिया गया। और इसको अगर आप ऐसे देख ले तो एन पी के साथ एक एन को और जोड़ दिया गया। ठीक है जी, अभी चूंकि हम समझने की बात कर रहे हैं तो हम लेयर की थिकनेस के ऊपर अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। ठीक है जी, तो अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे दो जंक्शंस अवेलेबल है, पी एन एन पी या एन पी पी एन। ठीक है जी, दो जंक्शन अवेलेबल है। अब अगर इनमें से कोई भी एक जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाए, मतलब ये करंट फ्लो शुरू कर दे, तो अल्टीमेटली ये वाली साइड भी बाइस हो ही जाएगी। फर्स्ट करें, अगर मैं इसे बाइस करता हूँ, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और ये फ्लो होता है, तो अगर ये एन इस तरफ दाखिल हो रहे हैं तो ये एन इसमें भी दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर एन की तादाद ज्यादा और करंट एन टू पी जा रहा है तो इधर भी दाखिल हो जाएंगे, तो मतलब करंट जो है वो इस तरफ से इधर भी और इस तरफ से इधर भी जा सकता है। यही हाल ऊपर वाले का, अगर पी ताकतवर है तो पी टू एन जा रहा है और साथ साथ पी टू पी भी जा सकता है। अगर ये बाइस हो गया तो फिर तो करंट फ्लो यहाँ आ ही गया ना। नतीजा क्या होगा कि फिर ये करंट जंक्शन भी ऑटोमेटिकली बाइस हो जाएगा। अच्छा, अब सबका फायदा क्या है? इस सबका फायदा ये है कि मेरे ये बीच का हिस्सा है, इसको मैं जितना ओपन करूंगा उतना करंट इन दोनों के
थ्रू गुजर सकता है। जितना मैं यहाँ पे इस बीच वाले जंक्शन को फॉरवर्ड करूंगा, जितना ज्यादा करंट भेजूंगा उतना ज्यादा दूसरी साइड बायस होगी। अगर पर्सन पी या थोड़े थोड़ा सा हल्के सी पॉजिटिव चार्ज इधर जा पाएंगे, लेकिन अगर मैं ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से देना शुरू करता हूँ तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गुजरने की जगह बन सकती है। मतलब ये समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है जी। तो क्या किया गया, कोशिश करता हूँ कुछ रियलिस्टिक पर फिगर बनाऊं। ये है, फर्स्ट कर लें एन पी। ठीक है जी। एक एन साइड थोड़ी सी छोटी, एक एन साइड ज्यादा बड़ी, और बीच में पी साइड सबसे पतली। पतले होने से फायदा ये है कि इसको लेस अमाउंट ऑफ करंट चाहिए बाइस करने के लिए। अगर ये जितना जंक्शन चौड़ा होगा उतना मुझे ज्यादा करंट गुजारना पड़ेगा। फर्स्ट करें अगर यहाँ पे मैं, इतना जंक्शन है, ये फर्स्ट करें 1 मिलीमीटर है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मिली एम्पियर करंट देता हूँ तो ये पूरी जगह ऑक्यूपाई करते हैं चार्जेस। लेकिन अगर 0.5 मिली एम्पियर दूंगा तो वो इतने चार्जेस नहीं होंगे कि वो इसको पेनिट्रेट ज्यादा करेंगे, लेकिन कम करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया कि इस जंक्शन को कम कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे 1 मिली एम्पियर दे रहा था तो मुझे ऑलरेडी इस मुकाबले में ये आधा अज्यूम कर लेते, तो 0.5 मिली एम्पियर देना पड़ेगा। अब मैं 0.5 में से अगर पूरा 5 देता हूँ तो ये पूरी दीवार गिर जाएगी, लेकिन 0.4 देता हूँ तो आधी दीवार गिरेगी, कम दीवार गिरेगी, 40% 80% गिरेगी। अगर 0.25 देता हूँ तो ये समझ लें आधी दीवार गिरेगी। 0.1 देता हूँ समझ लें 20% दीवार गिरेगी। तो जितने परसेंट की दीवार गिरेगी उतने परसेंट या करंट फ्लो होगा, तो उतना ही परसेंट दूसरे एंगल, जो उसकी सामने वाली दीवार है उस पर वो इफेक्ट डालेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैं समझाने का। अब इसके लिए आप समझ लें कि आपके पास एक पानी का नलका है। क्या है? पानी का नलका। तो पानी के नलके के अंदर भी अगर फर्ज करें कि आपका ज्यादा बड़ा उसका वो फ्लो एडजस्ट करने वाला वॉल्व हो, तो उसके लिए आपको ज्यादा ताकत चाहिए होगी। ज्यादा ताकत लगा के आप थोड़ा सा खोलेंगे, मिसाल के तौर पर आप रोड पे देखेंगे वाटर पंप वालों के जो वॉल्व होते हैं वो बहुत बड़े बड़े वॉल्व होते हैं जो नीचे लगे हुए होते हैं। तो लगा तो ज्यादा पावर चाहिए होगी आपको, थोड़ा सा पानी खुलेगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर आप उसको छोटे से उसको वॉल को छोटा कर ले तो कम ताकत का आप ज्यादा पानी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं समझाने की बात कर रहा हूँ खाली। तो उस वॉल के या उस नलके के तीन पोर्शन है। एक वो जगह है जहाँ से पानी आएगा, एक वो जगह है जहाँ से पानी जाएगा, और एक वो जगह है जहाँ से पानी का फ्लो कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। तो ट्रांसिस्टर का भी कुछ बिहेवियर ऐसा ही है। एक तरफ से लेता है, एक तरफ से देता है, और एक तरफ से उसे कंट्रोल करता है। ठीक है जी। अब जरा सा हम इस चीज को बुक के अंदर देख लेते हैं कि बुक के अंदर मैं फ्लॉइड किस लिए लूंगा, ताकि दोनों तीनों डिसिप्लिन के बच्चे इसको समझ सकें। ठीक है जी। असाइनमेंट और क्विज आपका अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लीजिएगा, और फर्दर किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे वो पूछ सकता है। ठीक है जी। जरा सा बुक को खोलते हैं और फिर देखते हैं कि हम जो बातें यहाँ की हैं वो किसी तरह से बुक से मैच हो रही है या नहीं हो रही। स्क्रीन मैंने अपनी शेयर कर दी। चलो। ठीक है जी। ये तो समझ लिया, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी दे भी दिए जो मैंने आपसे कहा था। तो आप असाइनमेंट के अंदर आपका सारा काम फिलहाल मल्टी सिम पे। मल्टी सिम में मैंने इसलिए फोकस किया है कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवीजन चूंकि हम कर रहे हैं तो बेहतर हो जाएंगे अगर आप मल्टी सिम पे से काम कर लेंगे। दो फायदे, एक तो आपको टूल चलाना आ जाएगा, सेकेंडली जो चीज़ कही जा रही है वो आप वहाँ होते हुए भी देख लेंगे। जेहन के अंदर एक स्केच बनाने में आपको आसानी हो जाएगी कि हाँ यार, हमने नॉर्मल में भी और समर के अंदर जो कुछ पढ़ा है वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई। इससे बरक्स के आप कौन से प्रोग्राम के हैं, मैं बीएस प्रोग्राम वालों से भी कहूँगा कि इस कोर्स को सीरियसली लें। तो कल आप अगर एम्बेडेड डिवाइसेस या आईओटी डिवाइसेस या ऐसी चीज़ें जहाँ आपको हार्डवेयर कंट्रोलिंग की एप्लीकेशन अब आ रही हैं, काम करना पड़ जाए, तो आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप उस सर्किट को, उस डिवाइस को
या उसमें लगे कुछ सेंसर्स को आप रीड कर सके। ठीक है जी। तो आपको जब वहाँ कोई ऐसा टास्क मिलता है तो आपको सेल्फ स्टडी कम से कम करनी पड़े। ठीक है जी। चलेगी। ठीक है जी। बीजेटी के ऊपर बंद करें यार। ठीक है जी। तो बीजेटी इज कंस्ट्रक्टेड विथ थ्री डोप सेमीकंडक्टर रीजन सेपरेटेड बाय टू पीएन जंक्शन। थ्री लेयर्स है और उनके दरमियान दो पीएन जंक्शन है। शोन इन स्पेशल प्लानर स्ट्रक्चर 4-1। ठीक है जी। ये वो स्ट्रक्चर है कि जिस तरह से थ्योरी है कि आपका ट्रांजिस्टर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। बीजेटी की बात है। The three regions are called emitter, base and collector. कलेक्टर से मुराद कलेक्ट करने वाला, बेस से मुराद बेसिक या फाउंडेशन या रिक्वायरमेंट, इमीटर से मुराद देने वाला। कलेक्टर जो है वो करंट कलेक्ट करता है, बेस वैल्यू सेट करता है, वॉल्स का वो घुमाने वाला, और इमीटर इमिट करता है यानी देता है। तो आप जो चीज बेस पे सेट करेंगे कलेक्टर टू इमीटर, उस लिहाज से फ्लो हो सकती है। ठीक है, कलेक्टर टू इमीटर। ठीक है, हम करंट फ्लो के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है जी। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ BJTs आर शोन इन फिगर बी एंड फिगर सी। तो चूंकि NPN लेयर है तो इसी तरह से PNP लेयर भी हो सकती है लेयरिंग। और जो पहला ट्रांजिस्टर 1947 में अराउंड 47 या 48 में इजाद हुआ था, दैट वाज अ PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है जी। कहते हैं तो एक नज़र उसकी शक्ल भी देख लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। गूगल बाबा खोलने के तक वाले पे शायद इमेज इतनी अच्छी ना आए अभी। अच्छा जी। फर्स्ट BJT, देखते हैं क्या निकल के आता है सामने। ये ट्रांसफर बेल लेबोरेटरीज में इजाद हुआ था। ठीक है जी। और ये एक PNP ट्रांसफर था। ठीक है जी। बेस कलेक्टर एंड इमिटर। पहला ट्रांसफर इसने किसको रिप्लेस किया था? इस तरह की वैक्यूम ट्यूब थी, वो भी कैथोड रे फायर होती था, कैथोड रे ट्यूब टाइप की थी, और करंट एम्पलीफिकेशन के लिए काम करती थी, लेकिन वो वैक्यूम बेस्ड थी और ये सेमीकंडक्टर बेस्ड है। ठीक है जी। ये इसकी शक्ल है पहले ट्रांजिस्टर की। ये किसी ने PPT बनाई है, ये रखा होगा बेल लेबोरेटरीज के अपने म्यूजियम में, देख लें कितना बड़ा ट्रांजिस्टर। बट दैट वाज दी PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है जी। अच्छा, दी रेप्लिका ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर टू बी क्रिएटेड। तो ये किसी ने अंदाजा लगाया कि भाई कुछ इस तरह का था, तो उसने असल नहीं है, लेकिन उसकी नकल है, रेप्लिका। जैसे रेप्लिका वर्ड गलत है, उसे डुप्लीकेट कहते हैं। रेप्लिकेशन उसे कहते हैं जो रियल टाइम पे हो रही है। ठीक है जी, उसे कहते हैं आप रेप्लिकेशन। ये डुप्लीकेट है उसका, ये इसका स्पेसिमेन करा रहे हैं। अच्छा जी। वेल, बहरहाल ये मैं दिखाने का मकसद ये था कि आपका फर्स्ट BJT कुछ इस शक्ल का था। ठीक है जी। अब लाजमी बात है इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई बेस होगा, एक इमीटर होगा और एक कलेक्टर होगा। ठीक है जी। चलें। The PN junction joining the base region and the emitter are called the base emitter junction. The PN junction joining the base region and the collectors are called base collector junction. Base emitter junction, base emitter junction, और ये भी junction है कौन सा है? Base collector junction. The three leads are labeled EBC for emitter, base, and collector respectively. The base region is lightly doped and very thin compared to heavily doped emitter and moderately doped collector. तो सबसे ज्यादा जो हेवीली डोप्ड है वो इमिटर है। हल्का डोप उसके मुकाबले में वो कौन सा है? कलेक्टर है। और सबसे ज्यादा
हल्का जो है वो कौन है, बेस है। जितना कम डोप होगा उतने कम करंट उसके अंदर एक्सेसिबल होगा। क्योंकि वो पतली थिन सी लेयर है तो उसे, क्योंकि फॉरवर्ड होना होता है, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड करना मकसद होता है ताकि कलेक्टर इमीटर करंट पास कर सके। इसीलिए उसको थिन रखा गया ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट से वो एक्टिव हो जाए या फॉरवर्ड हो जाए। यहाँ पोटेंशियल की बात नहीं हो रही, यहाँ करंट की बात हो रही है। ऑब्वियसली पोटेंशियल 0.7 तो होगा ही होगा, थ्योरेटिकली पीएन जंक्शन है, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट इज वेरी मच लेस रिक्वायर्ड। ठीक है जी। अब हम जरा सा, ये हमने बुक का देख लिया, बुक में हमने किस तरह पढ़ना है उसे आप पढ़ के देख लीजिएगा क्या हो रहा है। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है पूछने की। अच्छा, द रीजन फॉर दिस डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है जी। ये लिखा हुआ आ गया बेल लेबोरेटरीज में 1947 में इसको इजाद किया गया था। यही जो बात अभी हम कर रहे थे उसी के हिसाब से ये उसकी कुछ डायग्राम है, कहीं होगी जिस तरह की आपको एनिमेशन एनिमेशन आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगी। ठीक है जी। अब आप नीचे देखें तो आपका क्या इमीटर लीड है, मेटल की है। फिर क्या आपका इमीटर सेक्शन है, एन टाइप। बीच में बेस सेक्शन है जो कि पी टाइप, और ऊपर भी एन टाइप सेक्शन है कॉल्ड कलेक्टर। तो सबसे ज्यादा जो हैवीली डोप्ड है वो इमीटर है। ये टॉप डाउन देखा जाएगा, खैर अभी तो बना दिया उन्होंने इसमें। फिर उसके बाद वेरी लाइटली डोप जो है वो क्या आपका कलेक्टर है, और वेरी लाइटली डोप कौन सा एमिटर। तो ये फिलहाल जो बन गया वो क्या बन गया, एन पी एन। तो करंट की डायरेक्शन दिखाई दी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखाई दी, इसलिए नीचे से ऊपर लेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, फैब्रिकेशन टेक्स प्लेस ओवर कलेक्टर। फैब्रिकेशन टेक्स प्लेस ओवर कलेक्टर। कलेक्टर होता है पहले, फिर इमीटर होता है, और फिर सॉरी कलेक्टर होता है, फिर बेस होता है, और फिर इमीटर होता है। अब देखा जाए तो आपने क्या किया, एन और पी को फॉरवर्ड कर दिया। जैसे ये एन कैरियर्स इस जंक्शन में दाखिल हुए तो क्योंकि जो एक्स्ट्रा कैरियर थे इनका यहाँ से पाथ नहीं था, वो इधर से शुरू होगा। अब अगर ये बाइस हुआ है, इसको जितनी रिक्वायर्ड है वो तो हमने बाइस कर दिया, उसका करंट यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा के कंट्रोल कर दिया। तो यहाँ से हम जितना रास्ता खोलेंगे, यहाँ से ये जंक्शन उतना ही फॉरवर्ड होगा, और जितना ज़्यादा फॉरवर्ड होगा उतना ज़्यादा करंट ये फ्लो करेगा। आप इस जंक्शन को जितना कम फॉरवर्ड करेंगे उतना करंट यहाँ से लेके इमीटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू इमीटर, उतना करंट कम फॉरवर्ड होगा, कम फ्लो होगा। ठीक है जी। अब आप ये देखिए एग्जांपल दी है कि ये बहुत कम माइनस से फॉरवर्ड कर रहे हैं, चार्जेस देके फॉरवर्ड कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है उसके कंपैरेटिवली, पी और एन जंक्शन से फॉरवर्ड हो गया, बेस इमीटर से फॉरवर्ड हो गया, लेकिन कलेक्टर टू इमीटर उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है जी। पॉइंट समझ में आ रहा है। चलेंगे, तो मैं भी आपके सामने थोड़ा सा दोबारा क्लियर करता हूँ ताकि हम इसे आगे चल सकें। तार खींच के इतना लंबा तार होगी। अच्छा जी। अब आ जाए आपका शीट नंबर 2, लेक्चर 19, शीट 2। ठीक है जी। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा बना लेते हैं एन टी। ठीक है जी। ये है ई, ये है बी, और ये सी। ये है इमीटर, ये है बेस, और ये है कलेक्टर। अगर आप चाहते हैं कि इमीटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो हो, तो यू मस्ट फॉरवर्ड बाइस इमीटर एंड बेस जंक्शन। अब इस सूरत में कैसे फॉरवर्ड बाइस होगा, नेगेटिव है। और अब क्या हुआ, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस हुआ, करंट फ्लो हो गया। लेकिन इस सूरत में क्या है, नो करंट फ्लो। क्यों, आपका ई बी जंक्शन इज रिवर्स बायस। ठीक है जी। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आपको जब तक आपका अनटिल बेस इमीटर
junction must be forward biased to allow current to flow between collector and emitter। ठीक है जी। तो कलेक्टर एमिटर तो आपका आप चाहते हैं करंट फ्लो हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बेस इमिटर जंक्शन को लाजमी फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। एक सिंगल। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। इमिटर, एरो वाला इमिटर, ये वाला बेस, ये वाला बेस, बचा कौन सा, कलेक्टर। ठीक है जी। तो जब तक आपका बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड नहीं होता है, देखिए ना फॉरवर्ड है, तो जब तक आपका ये कलेक्टर टू इमिटर करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है जी। ये बात याद रखिएगा, बीई जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए, बेस इमिटर करंट जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए। लेक्चर 19 Q3। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे इसका सिंबल लेते हैं, ठीक है जी, तो ये जो करंट है ये कहलाएगा आई ई, आई ई, ये कहलाएगा आपका आई बी, ये कहलाएगा आई सी, आई बी और आई सी। जो करंट कलेक्टर वाले टर्मिनल पे दाखिल हो रहा हो या वहां से दाखिल हो रहा हो वो क्या कहलाएगा आई सी। जो करंट आपका आई बी से दाखिल है, बेस टर्मिनल से दाखिल हो रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका आई बी। और आई सी का मतलब क्या है, जो करंट यहाँ से बाहर आ रहा है वो क्या आपका आई ई, इमिट, देने वाला। ठीक है जी। ठीक है जी। साथ साथ दो चीजें याद रखें। एक पहली चीज तो अल्फा बीटा। बीटा क्या है, रेशो है। रेशो ये बताता है कि आई बी रेशो आई सी, कितना आई बी और कितना आई सी। अगर ये 1 मिली एम्पेयर है और ये 1 एम्पेयर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आइडियली ऐसा नहीं होता। तो इन दोनों का जो रेशो है वो कहलाता है आपका बीटा। बीटा जितना अच्छा होगा उतना ट्रांजिस्टर आपका अच्छा होगा। ठीक है जी। ये अभी हम चीजें आगे जाके मजीद डिस्कस कर लें। ठीक है जी। जरा बुक को भी देख लें नजर कि जो चीज़ हमने यहाँ डिस्कस की है वो बुक के थ्रू आ रही है या नहीं आ रही है, बुक में वो चीज़ है या नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए इसके अंदर भी आपका बीटा डीसी लिखा हुआ है और अल्फा डीसी लिखा हुआ है। तो अल्फा जो है वो रेशो है कलेक्टर करंट एंड इमिटर करंट का, तो ये तकरीबन एक जैसा होता है, ये तकरीबन ऐसा होता है, यानी कि अगर दोनों का रेशो निकालें या दोनों के रेशो डिवाइड करें तो 0.9 आंसर आएगा, इतने करीब होते हैं। ठीक है जी। तो डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर नहीं 0.9 आएगा, क्योंकि आई ई ऑलमोस्ट ज्यादा ही होता है एज कम्पेयर टू आई सी, आई ई हमेशा ज्यादा होता है। तो इसीलिए आंसर जो है वो थोड़ा सा फर्क होता है, आई ई अगर फर्स्ट करें 1 एम्पेयर है तो आई सी विल बी 0.9 एम्पेयर, बस ये फर्क होगा। ठीक है जी। बीटा डीसी किसका रेशो है, आई बी और आई सी का। ये बताने के लिए कि ट्रांजिस्टर की जब सिलेक्शन कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कौन सा ट्रांजिस्टर गेन बेहतर है। क्योंकि बीटा डीसी के जरिए आप गेन निकालते हैं, एक रेशो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, बीटा का कोई यूनिट या अल्फा का कोई यूनिट नहीं होता, जो रेशो है उसका कोई यूनिट नहीं होता।
ठीक है जी। अब एक फॉर्मूला से याद रखना, बीटा डी सी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। बीटा निकालने का तरीका क्या है कि आप आई सी को डिवाइड कर दे आई बी से, जो वैल्यू आएगी, लाजमी बात है जितना बड़ा आई सी होगा और जितना छोटा आई बी होगा उतना ही आपका आंसर ज्यादा आएगा। ठीक है जी। तो जिस ट्रांसफर का बीटी या डीसी ज्यादा अच्छा है वो ट्रांसफर आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से बेहतर हो सकता है। ठीक है जी। अल्फा डीसी क्या है? आई सी ओवर आई ई। ठीक है जी। चूंकि ये ज्यादा है इसलिए ये वन आंसर नहीं आता, ये पॉइंट समथिंग आता है, 0.9 आता है, अमूमन 0.9 आता है लिखा हुआ, 0.99 आता है। ठीक है जी। इसका मतलब अगर 0.99 आ रहा है तो आपका जो सर्किट एनालिसिस है वो बेहतर हुआ है। वो क्या हुआ है? बेहतर हुआ है। अच्छा, ये हम एग्जांपल अभी कर लेंगे लेकिन अगले सेशन के अंदर। अभी तो हमने इसको समझना है कि ये है क्या चीज, ये है क्या चीज। ठीक है जी। मैं इसकी एग्जांपल समझाने के लिए एक मल्टी सिम पे सिमुलेशन करता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि हाँ यार ये वाकई ऐसा होता है कि जब तक बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा या वहां से करंट नहीं गुजरेगा तो सी और ई पे करंट फॉलो या फ्लो नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ, वैसे तो खैर मुझे बहुत सारी चीजें याद है, लेकिन हम क्या करते हैं इसके ऊपर यहाँ से एक डेटा शीट निकालते हैं, दो तीन ट्रांसफर की डेटा शीट निकालते हैं। एक है 2SC 828। अच्छा, ये 2SC 828 हो गया। और एक सबसे ज्यादा चलने वाला ट्रांजिस्टर जो लैब में ही देखा है मैंने, प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसका इस्तेमाल होता मैंने नहीं देखा इतना। होपफुली पीडीएफ खुल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा जी। और ये सारे एनपीएन ट्रांजिस्टर खोल रहा हूँ मैं। और एनपीएन से मुराद जनरल पर्पज एनपीएन है, जनरल पर्पज है। ठीक है जी। हालांकि 828 का 829 भी है लेकिन वो आरएफ एप्लीकेशन के लिए। और कौन सा है? BC 547। होपफुली ये एनपीएन होगा। 547, एक 547 और एक 557। 547 आई थिंक एनपीएन है। अच्छा, हमने तीन ट्रांसफर ले लिया, अब इन तीनों की हम बहुत सारी चीजें इसमें चेक करेंगे। ये डाउनलोड कर लो भाई अगर हो रही है तो। हो भाई। वाह। ये अच्छा, ये मैं डेटा शीट उस पर रख दूंगा। ये मैं डेटा शीट उस पर रख दूंगा आपकी ड्राइव के ऊपर, ये तीनों। अब हम जरा इन डेटा शीट्स को देख लेते हैं। 400 मिलीवॉट पावर डेसिपेशन है। आईसी मैक्स जो है वो 100 मिली एम्पियर ले सकता है। कलेक्टर से मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है? 100 मिली एम्पियर। इससे ज्यादा जाएगा तो ट्रांसफर फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है जी। और देखते हैं इसमें क्या चीज़ है इसमें कि हम बीटा निकाल सकते हैं, आई भी आ जाए या बीटा आ जाए। कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज। इमीटर बेस वोल्टेज आप 7 वोल्ट तक दे सकते हैं बेस और इमीटर के ऊपर। लेकिन अभी हम जो चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं वो उसमें अगर मुझे नजर आ जाए तो मजा आ जाए। अच्छा जी। ये एच पैरामीटर आ गया लेकिन मैं बीटा देखना चाह रहा था। आई बी कहीं मिल जाए हमें, इसके तो नहीं मिला। ये देखें, अभी इसी साइज का लेकिन मैक्सिमम कलेक्टर करंट कितना है? 600 मिली एम्पियर। इमीटर बेस वोल्टेज ये 6 है, अब इसके 6 वोल्ट है उसके 7 वोल्ट है, लेकिन वो 400 मिली एम्पियर है और ये 600 मिली एम्पियर करंट दे रहा है। और इसमें अगर हमें कोई और चीज उससे पढ़ने को मिल जाए जो अभी तक हमें आती है, जैसे कलेक्टर मीटर ब्रेकडाउन और कलेक्टर कट ऑफ, कलेक्टर कट ऑफ। नहीं, इसमें और डिटेल नहीं है, अब शायद उन्होंने बहुत लिमिट कर दी, मतलब बड़ी डिटेल डेटा शीट्स आती थी कल।
है, इसको चेक करते हैं। आईसी इसका 100 मिली एम्पेयर है। ठीक है जी। और इमीटर बेस वोल्टेज कितने हैं? 6 वोल्ट है। एक चीज में कॉमन है, लेकिन करंट का भी ज्यादा, उसका करंट ज्यादा है। डीसी करंट गेन का बीटा है 110। इसका बीटा है 110। तो कहीं आना लिखा हुआ डीसी करंट गेन, एच एफ के नीचे बेस और आता था। इसका गेन ऐसे क्या तो रहा है 300, लेकिन 300 सही लग नहीं रहा। 100 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ये इसका गेन 300 है, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि इतना होगा। हो सकता है जब भी लैब में ज्यादा होता है। इसका क्या आ रहा है भाई, एच एस पैरामीटर। इसका जो है 130 से लेकर 280 तक है। ठीक है जी। बहरहाल अभी हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है जी। आईसी इन्होंने देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिली एम्पेयर। बहरहाल अगर 10 मिली एम्पेयर मैक्सिमम आईसी है तो इसका, अच्छा आईसी आई भी तो कहीं लिखा हुआ फिलहाल नहीं मिला हमें। ठीक है जी। अगर इसका गेन फर्स्ट कर ले 180 है, सेंटर की वैल्यू लेते हैं। इसका गेन कितना है, फर्स्ट करें इसका 300 है। और इसका गेन कितना 1110 है, तो आप कौन सा लेंगे? इसका गेन सबसे ज्यादा है, वो अभी 2 एंड 2 2 दिख रहा है। अच्छा फिर हम देखेंगे मैक्सिमम आईसी किसका है। तो मैक्सिमम आईसी दे रहा है ये 100 मिली एम्पियर। और इसमें मैक्सिमम आईसी कितना दे रहा है, 600 मिली एम्पियर। और ये मैक्सिमम आईसी कितना दे रहा है, 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बेस्ट ट्रांजिस्टर गेन भी ज्यादा है और आईसी भी ज्यादा है, वो किसका है, 2 एंड 2 2 का। इन दोनों का गेन एज कंपेयर टू 2 एंड 2 2 कम है, गेन भी कम है और आईसी भी कम है। मैं डेटा एक्चुअली डाउनलोड कर लेता हूँ, ये आपको मिल जाएगी फोल्डर के अंदर। ठीक है जी। ये आ गई। ये मैंने इतना स्लो स्लो इसलिए चला है ताकि आप जिन चीजों को याद कर सके वो क्या चीज है। ये एक 3 लेयर डिवाइस है जिसके 2 जंक्शन होते हैं। इस डिवाइस को अगर आपने एक्टिव करना है तो जो टर्मिनल इसका बेस कहलाता है और जो इन्वर्टर कहलाता है, इन दोनों को फॉरवर्ड होना लाजमी है। ठीक है जी। अभी तो मैंने ये दिखा दिया, अब अगले उसके अंदर मैं इसको मल्टी सिम पे करके दिखाऊंगा, फिर हम इसकी बाकायदा दूसरी जो सोल्यूशन है वो हम करके देखेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या देखा, ट्रांजिस्टर इज 3 लेयर डिवाइस। जब 3 लेयर हैं तो उसकी 3 टर्मिनल भी होंगी। एक लेयर उसकी कलेक्टर कहलाती है जिसके ऊपर प्राइमरी डोपिंग होती है। उसके ऊपर क्या होता है, बेस होता है जो सबसे लाइटली डोप्ड है, वो आपका बेस होता है। तो इसके ऊपर एक लेयर होती है, वो होती है आपकी इमीटर जो सबसे हैवीली डोप्ड है। ठीक है जी। इमीटर इज सबसे हैवीली डोप्ड, बेस इज सबसे लाइटली डोप्ड, और जो मॉडरेटली डोप्ड है वो क्या है, कलेक्टर। अगर आप चाहते हैं ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव हो तो यू मस्ट कीप योर बेस एंड इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड। अगर आपने बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड नहीं किया तो ट्रांजिस्टर अपना वर्किंग या कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो नहीं होगा। इस सर्किट में जाते थे आप देख लें, अगर हम ए की बात करते हैं तो ए के ऊपर देखें तो आपके 2 सोर्सेज लगे हुए हैं। ए के ऊपर देखें एक प्लस से आ रहा है कलेक्टर की तरफ राइट साइड, और उसका माइनस जा रहा है एमीटर की तरफ। जबकि आप लेफ्ट साइड में देखें तो क्या होगा, सोर्स उसका प्लस जा रहा है बेस की तरफ,
और माइनस जा रहा है इमिटर की तरफ। अब ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एन पी एन, यानी कि बेस विल बी पॉजिटिव, तो बेस तो पॉजिटिव आ रहा है और इमिटर क्या है इसका, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह सर्किट में चांस मौजूद है कि बेस विल बी फॉरवर्ड इफ सोर्स is forward and potential is greater than 0.7, potential is greater than 0.7 हो, तो 0.7 हो तो खाली उसको चाहिए बैरियर तोड़ने के लिए, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर 0.7 एक थ्योरेटिकली कहा जाता है। वो ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस एंड डोपिंग एंड शेल्फ लाइफ और कब से कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज द कंपोनेंट, ये सब बातें अपनी जगह। लेकिन बेस इस सीरीज में इस सूरत देखा कि प्लस टू प्लस माइनस टू माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड, तो इसका चांस है कि ई टू सी या सी टू ई करंट फ्लो करेगा। अब आ जाए बी के ऊपर, बी के अंदर क्या है, ये भी ट्रांजिस्टर है लेकिन क्या है, एरो अंदर की तरफ है, तो क्या हो गया ये पी एन पी, एरो अंदर की तरफ है तो क्या हो गया ये पी एन पी। इसका मतलब क्या हुआ, पी कलेक्टर, एन बेस, एन पी इमिटर, इसका मतलब P इज दी एन। अब यहाँ भी दो सोर्स लगे, हम इस तरफ की बात नहीं कर रहे, हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो चूंकि ये एन साइड है इसलिए इस सोर्स का नेगेटिव लगा और इमिटर का पॉजिटिव है तो उस पर ये पॉजिटिव लगा। तो अब ये चांस है कि अगर इसका पोटेंशियल 0.7 से ऊपर हुआ तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और जितना पोटेंशियल ऊपर होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा थ्रू बेस इमिटर जंक्शन। ठीक है जी। अब वहां देखें एच एफ ई, typically the beta is range from less than 2 to 200 or higher. Beta DC is usually designated as the equivalent of hybrid parameters. ठीक है जी, HFE parameters on transistor data. H parameters are convert in 6 chapter 6. All you need to know now is that HFE is equals to beta DC. अगर कहीं पे H पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर या HFE पैरामीटर्स लिखते हैं जिसकी कोई वैल्यू लिखी है, इसका मतलब क्या है, ये वो बीटा डीसी है इसका, यानी ट्रांसफर का गेन बताया जा रहा है। तो अगर हम दोबारा उन डाटा शीट्स को देखते रहते हैं, इसका HFE कितना है, 110 है, इसका HFE कितना है, 110 है। ठीक है जी, यहाँ पे कहीं आ रहा है HFE मैक्सिमम कितना है इसका, 100 है, इसका मैक्सिमम कितना है, 100 है, तभी गेन कितना है, 100 है। अब मैक्सिमम कितना है, 300 हो सकता है लेकिन नोट वन के साथ है, तो एवरेज क्या है इसका, 100 ही देखा जाएगा। इसके कितना है, HFE 110 है। इसका मतलब अब जब हम देख लिया तो हमारी थोड़ी समझ बढ़ी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हाई गेन किसका है, BC547 का या BC546 का। ठीक है जी, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि इसका IC मैक्स 100 मिली एम्पेयर है, इसका IC मैक्स कितना है भाई, 600 मिली एम्पेयर है, और इसका भी 100 है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि जो आप चाहते हैं कि लोएस्ट करंट पे ज्यादा करंट मिल जाए मुझे, अगर 1 मिली एम्पेयर करंट है उधर ज्यादा करंट कंट्रोल कर लो, तो 1 मिली एम्पेयर पे 2N2222 ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगा एज कम्पेयर टू 2SC828 एंड 2SC547। अब हमें समझ में आ गया, अब हमें समझ में आ गया। ठीक है जी। अब HFE कन्वर्जन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया जहाँ HFE की जो वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम लिखी हो, इट इज सेम एज बीटा डीसी, अभी तक के साथ। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीटा डीसी कैसे निकालेंगे, अगर आपको आईसी मालूम है और आई भी मालूम है, उसको डिवाइड कर दें, आईसी डिवाइड बाई आई भी, तो आपको क्या मिल जाएगा, बीटा डीसी। अगर आपको इन तीनों में से कोई दो वैल्यूज मालूम है तो बाकी की एक आप निकाल सकते हैं। बीटा डीसी मालूम है, आई भी मालूम है, आप आईसी निकाल सकते हैं। बीटा डीसी आईसी मालूम है तो आप आई बी निकाल सकते हैं, और आईसी और आई बी मालूम है तो आप बीटा डीसी निकाल सकते हैं। साथ साथ अल्फा डीसी क्या है, आईसी ओवर आईई। अगर आपको अल्फा मालूम है, आईसी मालूम है तो आप आईई निकाल सकते हैं, अल्फा मालूम है, आईई मालूम है तो आप आईसी निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, इसको हम अभी रोक रहे हैं, इसको अगले में हम इस ट्रांजिस्टर को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे
ठीक है जी, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, ज्यादातर फिर देख लें, एक ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, थ्री लेयर डिवाइस है, टू जंक्शन डिवाइस है। ठीक है जी, एनपीएन और पीएनपी इस तरह की दो लेयरिंग में ये अवेलेबल होता है। ठीक है जी, इस ट्रांजिस्टर की खासियत ये है कि आप बेस टू इमीटर फॉरवर्ड करें तो कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो हो जाता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो हो तो यू मस्ट हैव केप्ट योर बेस इमीटर जंक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, या फॉरवर्ड करंट होगा तो इमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर का फायदा क्या है कि आप कलेक्टर टू इमीटर जो करंट फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, अमूमन 100 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बेस इमीटर करंट। तो आप बहुत कम करंट की वैल्यू से उससे 100 टाइम्स ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल का आपको बेस पे 1 मिली एम्पर करंट देना पड़ेगा एंड यू कैन कंट्रोल 100 मिली एम्पेयर करंट फ्लोइंग फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर। ठीक है जी, तो आप बहुत कम करंट से ज्यादा करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बेस कलेक्टर जंक्शन का सारा गेम है, ये आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है जी, मैं फिर आखिरी दफा आपको आपका असाइनमेंट वगैरह एक नजर दिखा दूँ। ये असाइनमेंट आपका एलएमएस पे भी है और गूगल ड्राइव पे भी है। ये सारे सर्किट आपने वी फाइंड आउट करना, आई फाइंड आउट करना यूजिंग मल्टी सिम ओनली। मैंने कहीं नहीं लिखा कि आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, मल्टी सिम सॉल्व करना और तमाम के स्क्रीनशॉट आपने मेरे साथ शेयर करना है एक पीडीएफ बना के। ठीक है जी, ये दो एग्जाम्पल है, फिगर नंबर जिसको रिजल्ट को अपने पास चेक करें और उसमें चेक करें ताकि पता चल जाए कि हमने डायग्राम सही बनाई है। इस तरह से अपनी एक्टिविटी में फिगर 3-6 बनाएं और फिर रिजल्ट को चेक करें, जो आ रहे हैं आपके पास वहाँ आ रहे हैं, एक आने चाहिए। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, iqbaluddin.हमदर्द.edu.edu.pk नहीं है। आपने एक पीडीएफ बनानी है, उसमें सारे स्क्रीनशॉट रखने, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 के हिसाब से, और आपने मुझे 22 अगस्त की रात 12 बजे तक भेज देना। उसके बाद ग्रेडिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, शीट में शेयर कर दूंगा। अगले लेक्चर के अंदर हम बीजेटी को दोबारा रिवाइज करेंगे और एक दफ़ा हम पीएन जंक्शन का एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, जंक्शन को फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस कर। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच।